साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है पशुओं में वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां एवं उनका प्रबंधन। इस विषय पर बात करने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं वेटरनरी कॉलेज महू में। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हमारे किसान भाई के लिए जितनी ज़्यादा लाभदायक उपयोगी फसलें होती हैं उतना ही ज़्यादा ज़रूरी उनके पशु होते हैं, जिन्हें पशुधन भी कहा जाता है। तो अगर आपका पशुधन स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमारे किसान भाई बहन सीधे रूप से उठाते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में देखा जाता है कि पशु सबसे अधिक बीमार होते हैं। अगर उनका सही आवास का प्रबंधन ना किया जाए, उनके भोजन के सही प्रबंधन ना किया जाए, आहार का सही ध्यान न रखा जाए तो कई प्रकार की बीमारियां उनको लग सकती हैं। आज इसी बारे में हम सर से बात करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु में होने वाली कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बीमारियां हैं जो अधिकतर पशुओं में देखी जाती हैं, कैसे उनका प्रबंधन किया जा सकता है, और सही शुरुआती अगर लक्षण ही जब दिखें तो किसान भाई कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं, इसके विषय में आप हमें बताएं। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे भारत में 15 जून से लगभग 15 सितंबर तक मानसून का मौसम रहता है। इस मौसम में हमारे पशुओं को कई बीमारियां, जैसे कि कुछ जीवाणु जनित बीमारियां हैं, कुछ विषाणु जनित बीमारियां हैं, अंतः और बाह्य परजीवी जनित बीमारियां हैं, ये होती हैं। ये बीमारियां होने से एक तो हमारे पशु का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो जाता है, दूसरा जो उसका हम उत्पादन ले रहे होते हैं वो उत्पादन या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल जी शून्य हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इस मौसम में अपने पशुओं को बीमार कम से कम होने दें और उनका प्रबंधन इस प्रकार से रखें कि वो ना तो बीमार हों, उनका उत्पादन अच्छा रहे और मतलब हमारे किसान भाई को किसी प्रकार की आर्थिक हानि ना हो। अगर हम बात करें लक्षणों की, तो लक्षणों में जैसे कि है कि बुखार आना, पशु का खाना ना खाना, दूध उत्पादन गिर जाना या खड़े नहीं हो पाना, या ये मान के चलिए कि गले में सूजन है या कमज़ोर होते जाना, ये कई सारे ऐसे लक्षण हैं कि जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा पशु स्वस्थ नहीं है, बीमार है। और वो बीमारी का सही पता हम या तो अपने पशु के मालिक के लक्षणों के आधार पर या पशु चिकित्सक से उसका उचित देख रेख या चेकअप करवाने के बाद उसका सही इलाज करवा सकते हैं। जी। सर, ऐसा कहा जाता है कि अगर समस्या आने से पहले ही उसका अगर निराकरण तैयार हो जाए तो उसका समाधान हो जाता है और उससे हानि नहीं होती। तो क्या ऐसा कुछ उपाय है कि कोई टीकाकरण ऐसे पशुओं को होते हों जिनसे उनको ऐसे इस ऋतु में रोग ना हो, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमारे स्टडी में, हमारी पढ़ाई में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो हमारे पशुपालन में दो प्रैक्टिस हैं या गतिविधियां हैं जो मुख्यतः हमें किसान भाइयों को उसमें उपयोग करनी चाहिए। एक तो टीकाकरण, दूसरा कृमिनाशन। टीकाकरण में हमें कुछ बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा या हर साल होती हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पशु की हानि होती है और उसका उत्पादन भी होता है। जैसे कि मुँह पका खुरपका है, एकटंगिया है, या गलघोटू है, या बाह्य या आंतरिक कृमि होते हैं जो कि पशुओं का ये कहिए कि रक्त पीते हैं, तो जिससे पशु कमज़ोर भी होता है और उसका उत्पादन भी खत्म हो जाता है। ये मुख्यतः बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों से लेके हम इनका टीकाकरण करते हैं। जैसे कि अगर हम एकटंगिया की और गलघोटू की बात करें तो मानसून के पहले, जैसे कि ये अभी से 15 दिन पहले का जो समय होता है वो उचित समय होता है पशुओं के टीकाकरण का। और एफएमडी जैसे कि मुंह पका खुरपका रोग है, उसका जो टीकाकरण का सही समय होता है वो होता है अपना, ये मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर के महीने का समय। और इस बीमारियों को, खुरपका मुंह पका को, हर 6 महीने 1 साल बाद, और ये अपना गलघोटू एकटंगिया का, इसको अपने हर मानसून के पहले साल भर में इसको दोबारा कराना होता है, जिससे कि पशुओं में उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है और वो बीमारी से ग्रसित नहीं होता। सर, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, जहां हम पशुधन की बात कर रहे हैं तो ये जो मौसम वर्षा ऋतु की बात हो रही है, तो उनके आवास का किस प्रकार से नियोजन करना चाहिए, किस प्रकार से प्रबंधन करें कि वहां पर नमी और नमी से होने वाले जो नुकसान हैं, कीड़े हो जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं, तो कैसे किसान भाई बहन उसका प्रबंधन करें कि ये समस्याओं से वह निजात पा सकें? पशुपालन में आवास प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर हमने पशुओं का उचित आवास रखा तो ये मान के चलिए कि हम उनको बहुत सारी ऐसी होने वाली बीमारी
बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे कि खुरपका, मुँह पका। अगर क्या होता है कि अगर हमारा पशु मिट्टी में रह रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, कीचड़ है और गोबर मूत्र का उचित निकासी नहीं है, तो वो वहीं पे कहीं न कहीं एक इन्फेक्शन का स्रोत के रूप में काम करता है। और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि गोबर या मूत्र के माध्यम से एक स्वस्थ पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल जाती है। तो इसका निराकरण करने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो पशु आवास है वो एक ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जो कि सामान्य सतह से थोड़ा सा ऊपर हो। दूसरा ये है कि खुला हो, हवादार हो, उसमें प्रकाश की किरणें आ जा सकें, जो कि आप चूँकि जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं जीवाणुरोधी या विषाणुरोधी होती हैं, तो उचित प्रकाश की किरणें जा सकें, हवादार हो और उसकी जो सतह हो या तो सीमेंटेड हो या ईंट गारे की हो, लेकिन स्लिपरी ना हो, क्योंकि अगर स्लिपरी होगी वो हमारा पशु गिर जाएगा तो कई बार दोबारा उनका उठने में दिक्कत हो, समस्या आती है और गंभीर चोट भी कई बार लग जाती हैं। सर, जो आपने बताया कि इस प्रकार से उनका आवास का प्रबंधन अगर ध्यान रखेंगे तो किसान भाइयों को इससे होने वाली कोई हानि नहीं होगी। तो सर, इसमें आप जो बता रहे हैं कि कोई पशु अगर जो है वो बीमार हो गया है तो उस पशु को अन्य पशुओं के साथ कैसे रखा जाए या अलग किया जाए, और इसके साथ यह भी हम जानना चाहेंगे कि कुछ छोटे बछड़े हैं, बछियाँ हैं, तो उनको किस प्रकार से आवास में प्रबंधन किया जाएगी ताकि बड़े पशुओं से उन छोटे पशुओं को कोई नुकसान ना हो, इसके विषय में आप अपन पहले बात करेंगे कि अगर हमारे पशुओं में कोई पशु बीमार है, अस्वस्थ है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि उस पशु को अपने बाकी सामान्य पशुओं से अलग कर देंगे, ताकि उसमें जो भी बीमारी, जो भी विषाणु हो, जीवाणु हो या कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो वो जो हमारे स्वस्थ पशुओं में ना फैल पाए। तो इसलिए हमें अपने बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना है। और दूसरा ये करना है कि हमें अपने उस बीमार पशु को कहीं पे भी लाना ले जाना नहीं है, उसको अलग ही रखना है और तुरंत जो निकटतम पशु चिकित्सालय है या पशु चिकित्सक हैं उनके यहाँ जाके या उनको बुला के उसका उपचार कराना है। अब हम आते हैं बछड़ों के, जो नए बछड़े होते हैं, तो जैसे ये बछड़े होते हैं तो सबसे पहले तो इनको जो अपना बोरा होता है ना, बोरा बोरी जो कि गनी बैग जिसे बोलते हैं, उससे अपन पूरे शरीर को उसको रगड़ना होता है ताकि जो म्यूकस या गीलापन होता है वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर हमें उसकी जो नाक है, मुंह है, उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है ताकि ये जो म्यूकस है या नमी है उसके श्वसन तंत्र में अगर चली जाए, वो अंदर फेफड़ों में चली जाए तो कई बार जानलेवा होती है। तो सबसे पहले तो हमें उस पशु को अच्छे से साफ़ करना है पूरी तरह, फिर उसकी नाल काटनी है और उसको जन्म से 2 से 3 घंटे के भीतर जो माँ का प्रथम दूध है, जैसे कि कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं, वो देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वो जो अपन प्रथम दूध देते हैं, जैसे खीस कहते हैं, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, जिससे कि हमारे पशुओं में आने वाले निकट भविष्य में वो कम से कम बीमार होता है या नहीं होता है अगर उसका उचित, जैसे कि हम चाहे मनुष्य में भी बात करें तो और स्वास्थ्य विभाग इस बात पे जोर देता है कि बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है। उसी प्रकार पशुओं में भी जन्म से कुछ माह तक माँ का दूध ही पिलाना है, जो कि उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। सर, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय भी कहूँगा, बहुत आवश्यक विषय भी कहूँगा, कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में आ जाती हैं। तो इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं एक हम छोटा सा अंतराल। इसके पश्चात आप बने रहिए यहाँ पर, जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ
नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, अंतराल के पश्चात पुनः आपका स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं कि वर्षा ऋतुओं में पशुओं में होने वाली बीमारियां एवं उनका प्रबंधन विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार जी। सर सहायक प्राध्यापक हैं वेटरनरी कॉलेज महू में। सर, आपका पुनः कार्यक्रम में स्वागत है। सर, हम यहाँ जानना चाहेंगे, जो मेरा प्रश्न था ब्रेक पे जाने से पहले, कि कुछ ऐसी बीमारियाँ जानी जाती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में पहुँच जाती हैं, जिससे उनको नुकसान हो जाता है। तो इसके विषय में आप हमें बताएं कि वो बीमारियाँ कौन सी हैं और कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है, जिससे न पशुओं को हानि हो और ना ही हमारे किसान भाई बहनों को हानि हो। सर, इस विषय में हमें बताएं। जी, जैसा कि हम जानते हैं, सर ने बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में, मनुष्यों से पशुओं में। ऐसी बीमारियों को हम जूनोटिक बीमारियां कहते हैं, जो एक से पशु या मनुष्यों में आपस में एक दूसरे में फैल सकती हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण बीमारियों की, जैसे कि रेबीज है, लगभग सभी जानते हैं, ब्रूसेलोसिस है, लेप्टोस्पायरा है, या ये कहिए कि ये जो अभी बर्ड फ्लू है, ये कुछ बीमारियां होती हैं जो कि एक दूसरे से इनमें फैल सकती हैं। तो सर्वप्रथम तो हमको ये करना चाहिए कि हमको इन बीमारियों से संबंधित टीकाकरण मनुष्यों को और पशुओं को कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्रूसेलोसिस की, तो ये जो बीमारी का टीकाकरण है, ये जो पाड़ी या बछिया होती है दुधारू पशुओं में, उसमें 4 महीने की उम्र में पहला टीकाकरण करते हैं। तो इससे ये है कि ये बीमारी वो पड़िया में कभी होगी नहीं और आगे भी नहीं फैलेगी। उसी प्रकार रेबीज का जो टीकाकरण है, हमें पशुओं में या मनुष्यों में हर साल वर्ष में एक बार करना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप टीकाकरण हैं और आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता है और किसी संक्रमित पशु के संपर्क में भी आ जाते हैं, तो वो रोग आपको होगा नहीं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेबीज एक ऐसी जानलेवा बीमारी है कि अगर इसके संबंध में उपचार टीकाकरण पहले से नहीं है तो इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, और दूसरा, इसमें 100% मृत्यु होती है। तीसरा है लेप्टोस्पायरा। तो ये ऐसी बीमारी है जो कि अगर इससे मनुष्य संक्रमित हो जाए तो ये मनुष्यों के गुर्दों को पूर्णतः खराब कर देता है। फिर हमने बात की H1N1 बर्ड फ्लू, जो कि बड़ा ही अभी कुछ सालों में भारत के कई भागों में इसका ये कहिए कि प्रकोप हुआ है। तो ये बीमारी पशुओं, ये कहिए कि जो अपने मुर्गी वंशीय पशुओं में पूरी तरह जानलेवा होती है, लेकिन साथ साथ ये मनुष्यों में भी कुछ श्वसन तंत्र की बीमारियां उत्पन्न कर देती है। इसलिए हमें इन बीमारियों से टीकाकरण कराना चाहिए। कुछ बाह्यकृमि, आंतरकृमि भी होते हैं, जैसे कि मच्छर है, मक्खी है, गोल कृमि, फीता कृमि और भी अन्य परजीवी हैं। ये क्या करते हैं कि ये हमारे शरीर में अंदर जाके वहाँ पे अपना इन्फेक्शन या अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और जब मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है तो उसको पूरी तरह से बीमारी में जकड़ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, ये जो बीमारियां होती हैं ये बाह्य परजीवी यानी मच्छर के काटने से होती हैं। तो इसलिए हमें या तो इन बीमारियों से पूर्णतः बचाव करना चाहिए, या फिर हम इनसे संबंधित टीकाकरण अपने समय समय पर करवाते रहना चाहिए, ताकि हमारे पशु की भी सुरक्षा रहे और मानव स्वास्थ्य की भी सुरक्षा रहे। सर, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, जहां हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों की, मान लीजिए कि किसी किसान भाई बहन को कुछ समय के पश्चात अगर अपने पशु में रोग के बारे में जानकारी मिली है, तब तक रोग अगर बढ़ चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्या प्रबंधन किया जाना चाहिए, कैसे उसका निदान किया जा सकता है, किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे उन्हें पशु हानि ना हो, किसान जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आगे बढ़ा है वो वापस से पीछे ना हो जाए, किस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखें, इसके विषय में आप हमें बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारे किसान भाइयों के पशु बीमार होते हैं तो हर मतलब ये मान के चलिए कि लगभग हर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय की मतलब शासन के द्वारा व्यवस्था बहुत पहले से की गई है। लेकिन अभी वर्तमान 2-3 साल में शासन ने एक नई योजना चलाई 1962 या चलित पशु चिकित्सालय। इस चलित पशु चिकित्सालय में उन्होंने एक नंबर दिया है, चाहे तो किसान भाई इस नंबर को नोट कर ले, 1962 ये नंबर ऐसा नंबर है कि जिसका कॉल सेंटर ये भोपाल राजधानी
स्थानीय स्तर पे कि मध्य प्रदेश में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई किसान फ़ोन करता है और अपने पशु की समस्या बताता है, तो पशु की समस्या या बीमारी के आधार पे उसको पशु चिकित्सक उस आपके क्षेत्र में आएंगे, उसका उपचार करेंगे, आगे क्या उपचार करना है या क्या क्या उसको ज़रूरत है वो पूरा आपको बता के जाएंगे और उसका उपचार करके आपको पशु लाभ होगा। बहुत बढ़िया सर, जो आपने बताया कि किस प्रकार से इस जागरूकता के द्वारा कैसे पशु हानि से बचा जा सकता है। सर ने जो नंबर दिया वाकई आप उसे नोट कर चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं किया हो तो उसे पुनः कर लें, 1962 आप इस नंबर को सेव कर लें। कभी भी आपके पशु को हानि हो रही है तो आप, अगर वो बीमार हुआ है तो इस नंबर पर आप डायल करें, आपके पशु को तुरंत सहायता प्रदान होगी जिसके माध्यम से उसकी हानि नहीं होगी। सर, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, जहां हम वर्षा ऋतु में बात कर रहे हैं, बीमारियों की चुनौती हो जाती है किसान को निपटना उन सभी चीज़ों से, कि आपने बताया किस प्रकार से आवास का प्रबंधन करें, उपचार करें, पर इसके साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे वो अपने उत्पादन को बढ़ाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं फसल में तो उनको हर 6 महीने में आवक होनी है और ये एक क्षेत्र ऐसा है जिसे हर दिन कहें, हर सप्ताह कहें, उनकी आवक होती रहती है। तो इसको कैसे, इसको कैसे उचित प्रबंधन करें जिससे इसमें उनको लाभ बढ़ सके, बढ़ोतरी हो सके, कैसे इस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ सके? जैसे कि अभी आपने बताया कि पशु उत्पाद जो होते हैं, जैसे कैश क्रॉप या नगद फसल के रूप में कहते हैं कि पशु मालिक चाहे तो जैसे कि अपनी गाय भैंस है, बकरी है या मुर्गियां हैं, इनको दूध के लिए, मांस के लिए, अंडे के लिए स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में बेचकर जो कुछ राशि है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो लगभग आप दुधारू पशु के साथ साथ छोटे दुधारू पशु जैसे बकरी है, भेड़ है और मुर्गी मुर्गा अवश्य रखें, क्योंकि अगर ये आपके बैकयार्ड यानी घर के आसपास ये पलते रहते हैं, आपको कोई विशेष ध्यान भी नहीं देना होता है इनके ऊपर, और इनके बड़े हो जाने पर आप अपने स्वयं के आहार के लिए या बेचने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर इनमें आपको कोई बीमारी या कुछ होती समझ में आती है तो शासकीय संस्थाओं या चिकित्सालयों का आप उपयोग करके उनका इलाज करा सकते हैं। और पशुपालन में 3 से 4 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ध्यान रखने योग्य, कि पहली बात, हमें अपने सभी पशुओं का समय समय पर टीकाकरण करवाना है अपने पशुओं। दूसरी बात, हमें अपने सभी पशुओं को कृमिनाशन मैंने बताया कि आंतरिक कृमि जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, चपटे कृमि, बाह्य कृमि में हैं जैसे कि अपने ये जुआ हैं, किलनी हैं, मच्छर हैं और भी जो पशुओं में बड़े मक्खियाँ पाई जाती हैं, इनका प्रबंधन हमको कृमिनाशन से करना है। या कुछ हमारी जो पशु चिकित्सालयों में ऐसी दवाइयाँ भी शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं कि इन दवाइयों से अगर हम नहलाएं अपने पशुओं को तो जो भी बाह्य कृमि हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक टीकाकरण हो गया, कृमिनाशन हो गया। तीसरा जो आयाम है वो है पशु आहार, कि अगर हमें संतुलित पशु आहार हमने अपने पशु को दिया है तो वो स्वस्थ भी रहेगा, बीमार नहीं होगा, उस पर उत्पादन अधिक होगा। और अंतिम आता है आवास, कि अगर हम अपने पशु का आवास सही रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में हो सकती हैं, उन बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं और अपने पशुधन को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, कितने उत्तम आपने विचार व्यक्त किए यहाँ पर और कितनी आसानी से, सरलता से आपने इन बातों को बताया कि किन मुख्य बिंदुओं का अगर किसान भाई बहन ध्यान रखेंगे तो कैसे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है और किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। सर, चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि अगर कुछ युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उन्हें किन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में हमें संक्षेप में आप जानकारी दें। जैसे कि मैं बताऊंगा कि पशुपालन है आज की समय में एक नवाचार के रूप में उभरा है। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का भी एक विशेष प्रयास है कि वो हमारे प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 3 से लेके नंबर 2 तक नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड से भी हमारे जो सांची दुग्ध संघ के अंतर्गत दुग्ध महासंघ है उनसे अनुबंध किया है। तो इस क्षेत्र में आज के समय में युवाओं की रुचि बढ़ रही है क्योंकि ये फायदे का विषय है। लेकिन इसको ध्यान में अगर कोई युवा दुग्ध व्यवसाय से या पशुपालन से जुड़ना चाहता है
तो उसके लिए मैं कहूँगा कि पहले तो वो जो हमारे शासन के अंतर्गत संचालित पशुपालन की योजनाएं हैं, जैसे कि अम्बेडकर दुधारू योजना है, या ये कहिए कि आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना है, या कुक्कुट पालन है, बकरी पालन है। इन सभी योजनाओं का लाभ शासन स्तर से ले सकते हैं। दूसरा ये कहूँगा कि जब भी आप ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आप व्यक्तिगत तौर पर प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्राप्त कर लें, ताकि आप पशुपालन में होने वाली भविष्य में होने वाली कठिनाइयों में बच सकें और उस पशुपालन में होने वाले नुकसान से बच सकें। बहुत धन्यवाद सर, वाकई आपने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर प्रदान की कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, और युवा भाई बहन इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो अगर इन मुख्य बिंदुओं का वह ध्यान रखें तो वह भी इस क्षेत्र में उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारियाँ साझा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय हो चला है खबरें खेती का, तो देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अल नीनो से निपटने को सरकार सतर्क, किसानों को सशक्त बनाने प्रगति पहल लॉन्च, सिंचाई के लिए दिन में मिलेगी बिजली, प्रदेश के आधे जिलों में सामान्य से कम वर्षा, 62% खरीफ बुआई पूरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अल नीनो के संभावित प्रभाव और मानसून की अनिश्चितता से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर सप्ताह उच्च स्तरीय समीक्षा कर स्थिति की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि जून में वर्षा की कमी 33% थी, जो जुलाई में घटकर 24% रह गई है। कम वर्षा वाले जिलों की संख्या भी 262 से घटकर 178 हो गई है। हालांकि खरीफ बुआई में कमी दर्ज की गई है, लेकिन किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि तथा कम पानी वाली फसलों की बुआई की सलाह दी गई है। सरकार ने संभावित संकट से निपटने के लिए 1.75 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार किया है। साथ ही प्रभावित जिलों के लिए कैटेजेंसी प्लान लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड अभियान और राज्यों के कंट्रोल रूम के माध्यम से किसानों को हर स्तर पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अल नीनो मॉनिटरिंग सेल, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप तथा राज्य स्तरीय निगरानी तंत्र लगातार मानसून बुआई और फसलों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रगति नामक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाकर 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों की आय, उत्पादकता और आजीविका में सुधार लाना है। श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि और समृद्धि गांवों के बिना संभव नहीं है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए लागत घटने, फसल विविधीकरण, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। यह पहल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड सहित कई राज्यों में लागू की जाएगी। कृषि उद्यमी गांव स्तर पर मिट्टी परीक्षण, मशीन, सेवाएं, वित्तीय सहायता, बाजार संपर्क और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम में महिला भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है और बड़ी संख्या में कृषि सखियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। प्रगति पहल का लक्ष्य किसानों की आय में कम से कम 30% वृद्धि, प्रमुख फसलों की उपज में 15 से 20% वृद्धि तथा पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों को आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं से विस्तार, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण विकास के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें रात में खेती पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा 55 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजनाओं से लाखों हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। उन्होंने कहा है कि शाहजहाँपुर जिले के प्रत्येक गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की है कि अब किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग अलग ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरे वर्ष के लिए एक ही फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस साल के मानसून को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है।
हालांकि मौसम विभाग ने इस साल 90% सामान्य वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है, लेकिन इससे विपरीत प्रदेश के कई जिलों में सूखे की आहट प्रतीत हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक प्रदेश के 24 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 10 है। 23 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अलीराजपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर अभी तक सामान्य से 73% कम बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का आगरमालवा, इंदौर, नीमच, देवास, मंदसौर और सामान्य से अधिक बारिश हुई है। वर्षा काल के 1.5 महीने बीत जाने के पश्चात भी प्रदेश का पूर्वी हिस्सा अच्छी बारिश के इंतजार में है। अभी तक यहां पर 235 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षा 269 मिलीलीटर से 13% कम है। जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, मैहर एवं टीकमगढ़ में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। इस साल मानसून की अनियमितता के रहते खरीफ फसलों की बुआई धीमी गति से हो रही है। अभी तक प्रदेश भर में 62% बुआई पूरी कर ली गई है। सोयाबीन 86%, कपास 94% एवं मक्का की बुआई 81% हो गई है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार 94 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है, जो गत वर्ष की बुआई से कम है। सामान्य अवधि में पिछले साल 104 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। सोयाबीन की बुआई 47 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो सामान्य अवधि से पिछले साल की बुआई से 48 लाख हेक्टेयर से कम है। मक्का 23 लाख हेक्टेयर में बोया गया है, जो पिछले साल की बुआई के लगभग है। कपास की बुआई 5.5 लाख हेक्टेयर में की गई है। धान उत्पादन क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं होने से बुआई पिछड़ी है। अब तक 9 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई एवं रोपाई की गई है। इसी के साथ खबरें खेती की समाप्त। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आज हमने यहाँ पर जाना कि वर्षा ऋतु में जो बीमारियाँ होती हैं कैसे उनसे बचाव कर सकते हैं, कैसे उनका प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अगले अंक में आपसे ऐसे ही नए विषय के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।